हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईजी क्लासेस। कल हमने टूल्स ऑफ बायोटेक तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो होते हैं वो न्यूक्लियसिस क्लास से बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या है? एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने में हेल्प करेंगे। इन्हें हम मॉलिक्यूलर सिजर बोलते हैं। ये न्यूक्लियसिस क्लास से बिलोंग करेंगे। न्यूक्लियसिस भी दो तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस, एंडोन्यूक्लियसिस। एक्सो का मतलब क्या है? बाहर, यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो कि डीएनए के सीक्वेंस को बाहर बाहर से कट करें। जैसे ये 5 to 3 प्राइम एंड चेन है, ये 3 to 5 प्राइम एंड चेन है। अब रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं? जब हम इनको यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ बाहर से, या तो यहाँ से कट लगाएंगे या यहाँ से कट लगाएंगे। ठीक है, हम इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि भाई हमें तो बीच वाला पार्ट चाहिए, या फिर कहीं से भी हमें जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वो तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। जरूरी थोड़ी ना वो बाहर प्रेजेंट हो। तो इसके लिए हम एंडोन्यूक्लियसिस का यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। एंडोन्यूक्लियसिस जो होते हैं वो हमारा पर्टिकुलर साइट से कट लगाते हैं। हमने देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस कल मैंने बताया था पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस से कट लगाएंगे। पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती हैं? ऐसी सीक्वेंस होती हैं जो आगे से और पीछे से रीड करने में सेम हो। जैसे कि वर्ड मैडम है, ये एक पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस है। आगे से पढ़ेंगे तो भी मैडम, पीछे से पढ़ेंगे तो भी। तो इस तरीके से हम एंडोन्यूक्लियसिस का यूज़ करेंगे। एंजाइम्स होते हैं ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, सो दैट वी कैन कट द डिज़ायर्ड जीन फ्रॉम एनी सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस से हम कट कर सकते हैं जहाँ से हमें उससे चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इको आर1 है। इको आर1 में हमें ये पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस मिलती है GAATTC। ठीक है, पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस देखो, यहाँ से भी आप रीड करो सेम है, यहाँ से भी रीड करो, तो यहाँ पे इको आर1 एंजाइम आएगा। ये इस तरीके से आपके इस जीन को कट करने में हेल्प करेगा और एक स्टिकी एंड कट जनरेट कर देगा। स्टिकी एंड कट क्या होते हैं? देखो, स्टिकी एंड कट होंगे इस तरीके से। ये क्या बना दिया? देखो यहाँ पे G है, C है, T एक ये आ गया, एक पीस हमारा ऐसा यहाँ पे आ जाएगा CAATTCG। तो स्टिकी एंड कट्स जो हैं उसमें क्या होगा? आपका एक जो नाइट्रोजन बेस है वो आपका इस तरीके से अकेला रहेगा, ताकि ये एक दूसरे के पास आ जाएं और एकदम से जुड़ जाएं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की तरह ये जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम की डिस्कवरी कब हुई, चलिए वो समझते हैं। देखिए, 1963 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई थी। 1963 में दो एंजाइम्स डिस्कवर हुए थे, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला हमारा एंजाइम जो है 1963 में टू एंजाइम्स डिस्कवर हुए। एक तो हमारा हुआ मिथिलेस एंजाइम एंड दूसरा हुआ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एक बैक्टीरिया के अंदर देखे गए। ये कोई भी बैक्टीरिया, आपको डिटेल में नहीं देखना है, बस मैं बता रही हूँ। ठीक है, और ये है आपका जीनोमिक डीएनए। यहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो आता है और इस पर अटैक करता है। कोई भी वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। अब जब ये वायरस अपना डीएनए इसके अंदर डालेगा, ये मान लीजिए वायरल डीएनए है। अब बैक्टीरिया के अंदर पड़े हुए थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने क्या किया? इस बाहर वाले वायरल डीएनए को कट कर दिया। ठीक है, कट कर दिया, और अब इसकी ग्रोथ जो है बैक्टीरिया के अंदर नहीं होगी। ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पाया, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो ये एंजाइम्स थे ये क्या लेके आए थे? एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह आए थे। डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वो एक्ट करते हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर।
अब बात आती है, मान लीजिए अगर ये किसी डीएनए को कट कर रहे हैं तो इन्होंने अपने जीनोमिक डीएनए को कट क्यों नहीं किया? भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहाँ पड़े हैं, यहाँ पर भी तो डीएनए है, इसको कट क्यों नहीं किया? तो इसका रीज़न है ये दूसरा एंजाइम, दैट इज़ मिथिलेज एंजाइम। इसकी डिस्कवरी तब हुई, पता चला कि मिथिलेज एंजाइम होता है जो कि जीनोमिक डीएनए, जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, उसके ऊपर मिथिलेज की कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और इसे कट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई थी। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की डिस्कवरी कब हुई थी? 1963 में हुई थी। 1963 में डिस्कवर हुआ था। एक साथ दो एंजाइम डिस्कवर हुए थे, मिथिलेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। मिथिलेज जो होता है वो बाइंड कर जाता है जीनोमिक डीएनए पे, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरियल डीएनए को कुछ ना कहें, और वायरल डीएनए को ये रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स जो है काट काट के ख़त्म कर देते हैं, ताकि जो वायरस है अब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं आगे क्या हुआ। जब हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर हो चुके थे, फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर की तरह यूज़ कर सकते हैं बायोटेक के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम मॉलिक्यूलर सीजर की तरह रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियसिस को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है वो समझते हैं। ये हमारे डीएनए की दो स्ट्रैंड्स हैं, एक 5 to 3 प्राइम एंड 3 to 5 प्राइम एंड। ये मान लीजिए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, मेन जो हमारा इंसुलिन जीन है वो यहाँ पे है, और अब हमें इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करना है, और इधर पिलियनट्रॉमिक सीक्वेंसेस हैं। मान लो यहाँ पर इको R1 की पिलियनट्रॉमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज हुई, और यहाँ पर हुई हमारी बैम H1 की रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, और हमने दोनों एंजाइम्स की मदद से इन्हें कट कराया। तो ये कैसे कट करेंगे? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये दोनों एंजाइम्स, इनके शुगर ये देखो 3 to 5 प्राइम एंड 5 to 3 प्राइम एंड, इनके शुगर और शुगर के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करवा देंगे। ये एक प्राइम एंड चेन है, ये दूसरी प्राइम एंड चेन है। इनके बीच में जो शुगर्स हैं उनके बीच में आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रखा है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ही हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ किया, और इनको यूज़ कर कर हम ये बॉन्ड तोड़वा सकते हैं। ये बॉन्ड जब टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड मान लो यहाँ से ये टूट गया, ठीक है, और इधर से भी टूट जाएगा, तो ये जो पीस है ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये अलग हो जाएगा। इनके बीच में तो बॉन्डिंग रहेगी। ये क्या है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये तो एज इट इज़ रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है, ये मान लीजिए आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गई, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपकी एक प्राइम एंड चेन, ये दूसरी प्राइम एंड चेन। तो इस तरीके से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके निकाल लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चंस में आ सकती है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में पूछी जा सकती है कि आज तक 230 अलग अलग टाइप, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है बेसिकली टाइप, की 230 टाइप के बैक्टीरिया से हमने आज तक 900 एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, हम आइसोलेट कर चुके हैं, यानी कि प्राप्त कर चुके हैं। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, किस तरीके से हम नामकरण करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसे इको R1। अब यहाँ पे कैसे ये नाम हुआ? ये जो इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये असर्शिया कॉली नाम के बैक्टीरिया से मिलता है, इसलिए इसका नाम इको R1 हुआ। इसमें क्या होगा, जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर, और ये लिया गया है उसके जीनस के नाम से। ठीक है, क्योंकि ये किससे प्राप्त हुआ है हमें? असर्शिया कॉली बैक्टीरिया से। असर्शिया कॉली बैक्टीरिया जो है, इसका ई हमने ले लिया और कॉली का सी हमने लिया है। ठीक है, कॉली जो है स्पीसीज है, यानी कि फर्स्ट वर्ड जीनस का होगा, सेकंड वर्ड आपका स्पीसीज का होगा, थर्ड वर्ड जो है आर, यहाँ पे ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब कौन सा टाइप है, इकोली का भी RY13 टाइप जो बैक्टीरिया है वो हमने लिया है, एंड लास्ट है ये आपका रोमन नंबर। ठीक है, 1 है ये, जैसे हम लिखते हैं ना रोमन में 1 2 3, तो इस तरीके से ये 1 है, यानी कि इस ऑर्डर में इसको आइसोलेट प्लस कैरेक्टराइज किया गया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो होता क्या है, आइसोलेशन का मतलब है कि वो प्राप्त किया, यानी कि बैक्टीरिया जो है उसमें से हमने उसको निकाल लिया, और
प्लस कैरेक्टराइजेशन, और हमने ये भी पता लगा लिया कि इसका फंक्शन क्या है, तो ही उसे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये आगे आपको समझाऊंगी कि जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसका नाम हिंद सेकंड क्यों है। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी बता देती हूँ कि जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है हाइंड सेकंड। अब इसका हिंद सेकंड का 2 जो है वो क्यों आया, क्योंकि इसका नाम बेसिकली अगर हम देखें तो हिंद 1 होना था। तो ये किस लिए हुआ, बिकॉज जो हाइंड सेकंड है वो आपका आइसोलेट तो बाद में हुआ था। ठीक है, हाइंड फर्स्ट जो है वो आइसोलेट आपका क्या हुआ था भाई, पहले हो गया था आइसोलेट। लेकिन अगर हम बात करें कैरेक्टराइजेशन की, कैरेक्टराइजेशन इसका पहले हो चुका, कैरेक्टराइजेशन इसका पहले हो चुका। हिंद थर्ड जो है वो भी हमारा बाद में आ गया। तो इस तरीके से हाइंड से हमने बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो निकाल लिए थे। तो बेसिकली हमें हाइंड सेकंड जो है वो क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसका आइसोलेशन जो है वो तो पहले हुआ था, इसलिए ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। बट इसका जो कैरेक्टराइजेशन है यानी इसके जो फंक्शन है वो हमें बाद में पता चले, इसलिए हम इसको फर्स्ट नंबर नहीं दे पाए। तो आइसोलेशन फर्स्ट यानी कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें कौन सा मिला था, हाइंड सेकंड मिला था। चलिए आगे देखते हैं कि हम जनरेट करते हैं स्टिकी एंड्स विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो स्टिकी एंड जनरेट कराने में हेल्प करते हैं। स्टिकी एंड इस तरीके से होते हैं, देखो अब ये क्या करेंगे भाई, स्टिकी एंड का क्या फ़ायदा है। देखो स्टिकी एंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से बहुत जल्दी हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमारा ब्लंट एंड कट होगा, ब्लंट एंड कट का मतलब क्या है कि सिंपली जो है इस तरीके से सीधा सीधा कट हो रहा है, तो एक पीस ये आएगा और इनको जुड़ने में जो है प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से सॉकेट्स बना के जोड़ेंगे तो ये पास आते ही इनके नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और इनके बीच में हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवा देंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। कल हमने देखा था कि डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाता है 3OH- और 5OH- के बीच में। 3OH- और 5OH- जो होते हैं वो आपके डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, शुगर की पोजीशन है, यानी कि एक शुगर का थर्ड पोजीशन पे OH फ्री हो और दूसरी शुगर के 5th पोजीशन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप फ्री हो, तो उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग। शुगर के बीच में बॉन्ड बनता है। अब ये बॉन्ड कैसे हेल्प करेगा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ये है आपका डिजायर्ड जीन। ठीक है, ये है आपका इंसुलिन जीन, ये आपका इंसुलिन जीन है, डिजायर्ड जीन है। अब हमें इसको जुड़वाना है, इसको अटैच करवाना है इसके साथ, तो हम यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज़ करेंगे ताकि इस वाले और इसके और इसके बीच में क्या हो जाए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग हो जाए। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है ही ये क्या बन जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है। स्टिकी एंड्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में और एक रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होने में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, बहुत ईजी वे में आपको पूरा समझाऊंगी। थैंक यू।